ये बात है 2018 की, जब मैं एक स्टार्टअप में अप्लाई करा था फॉर अ जॉब। तो मेरा इंटरव्यू राउंड वगैरह सब कुछ हो चुका था एंड हम लोग सैलरी डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम पे मुझे बाकी कंपनी से 15 लाख का ऑफर आ रहा था, तो मैंने स्टार्टअप को भी वही कोट करा। अब वो तो स्टार्टअप था तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उसने मुझे ये बोला कि सर आप सैलरी 10 लाख रुपए ले लो, प्लस हम आपको कंपनी के ईसॉप्स इशू कर देते हैं। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन लोगों ने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप कंपनी में 2 साल काम करते हो तो 2 साल के एंड में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप कंपनी के 300 शेयर्स सस्ते दाम पे खरीद सकते हो। एंड मुझे प्राइस दिया गया था 200 रुपीज का, कि मैं चाहूँ तो कंपनी के शेयर्स 200 रुपीज में खरीद सकता हूँ, अभी नहीं 2 साल बाद। एंड उस टाइम मार्केट वैल्यू कुछ भी चल रहा हो, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं 200 रुपये में खरीद सकता हूँ। बट शर्त यही है कि आपको कंपनी में 2 साल काम करना पड़ेगा। ईसॉप्स के कंटेक्स्ट में इसे वेस्टिंग पीरियड बोला जाता है, जो कंडीशन होती है कि आपको इतने टाइम काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, मैं आपको एक बार सोच के बताता हूँ। घर जाके मैंने यही देखा कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू थी 1000 रुपये एंड मुझे ऑफर दिया जा रहा था 200 रुपीज का। वो तो अलग बात है कि भाई मुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका 2 साल बाद मिलेगा। तो मैंने सोचा भाई हो सकता है 2 साल में और वैल्यू बढ़ जाए तो और फायदा हो जाएगा। तो फिर मैंने कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ईसॉप्स के केस में कंपनी को भी फायदा हो जाता है और एम्प्लॉय को भी। कंपनी का फायदा ये हो गया कि उसे 15 लाख रुपए नहीं पे करने पड़े, प्लस एम्प्लॉय रिटेंशन हो गया। एंड मेरा फायदा ये है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो भाई शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और 300 शेयर्स तो मेरे पास होंगे। और फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया एंड देखते ही देखते 2 साल निकल गए। जब 2 साल कंप्लीट हो गए थे तो उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को कॉल करा कि सर मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने वो कंडीशन पूरी कर दी। तो मैनेजर ने मुझे ये बोला कि रोहन आपके पास 4 महीने हैं, यानी दिसंबर 2020 तक का टाइम है, आप इन 4 महीनों में अपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, यानी आप 300 शेयर्स खरीद सकते हो 200 पर शेयर के हिसाब से। अब मैं बहुत खुश था क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू पहुंच चुकी थी 1800 रुपये एंड मुझे खरीदना होगा 200 पर शेयर पे। एंड उस टाइम पे मार्केट में ये भी पता चला कि भाई इसका शेयर अभी और बढ़ने वाला है, तो मैं फिर रुक गया दिसंबर तक। एंड ऑन 28 दिसंबर 2020 ये शेयर पहुंच गया 2000 रुपीज पे। तब मेरे को लगा कि हाँ भाई अब सही टाइम है। तो जो मार्केट में शेयर 2000 रुपये का बिक रहा था वही मैंने 200 रुपये में खरीद लिया। 1800 रुपये का पर शेयर फायदा हो गया और 300 शेयर्स मुझे मिले थे, तो 5,40,000 का फायदा हो गया। अब 28 दिसंबर को तो मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज करा था, अभी मुझे शेयर्स मिले नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और अगले दिन शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स अलॉट होने में टाइम लगता है। एंड वेट करते करते इन अप्रैल 2021 तब जाके मुझे फाइनली शेयर्स अलॉट हुए। अब जब शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आए तो मैं बहुत खुश हो गया, बट साथ में एक पंगा आ गया। पंगा ये था, अब ध्यान से सुनना, कि भाई मुझे 2000 रुपये की चीज़ 200 रुपये में मिल गई, तो पर शेयर मुझे फ़ायदा कितने का हो गया, 1800 रुपये का। एंड मुझे ये फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी एम्प्लॉयमेंट थी। इस फायदे को भी गवर्नमेंट टैक्स कर देती है परक्विजिट का नाम देके। तो यानी 5,40,000 रुपये का जो मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इनकम अंडर हेड सैलरी में। जब मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था ऑन 20 दिसंबर 2020, तब टैक्स नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा तब जब मुझे शेयर्स अलॉट होंगे इन अप्रैल 2021। अब इस बात से तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि भाई मुझे कोई कैश रियलाइज थोड़ी हुआ है, ऐसा थोड़ी कोई इन्फ्लो आया है जिसमें से मैं टैक्स निकाल के दे दूंगा। मेरे तो सिर्फ डीमैट में शेयर्स आ गए थे और 5,40,000 रुपये का फायदा हो रहा था। वो तो अनरियलाइज गेन था, कोई पैसा थोड़ी जेब में आया था, और उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ गया। इसमें ट्रिकी बात यह है कि भाई टैक्सेबल तो वो तब होता है जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, बट जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ली जाएगी वो ली जाएगी जिस दिन आपने बैठ के दिमाग लगाया था, यानी जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। तो मैंने दिमाग लगाया था 28 दिसंबर 2020 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021। एंड शेयर्स मुझे अलॉट हुए थे अप्रैल 2021 में, तो फाइनेंशियल ईयर बना 21-22। तो इसीलिए इसके ऊपर जो टैक्स मुझे देना पड़ेगा वो दूंगा मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। यहाँ पे गवर्नमेंट लॉजिक ये देती है कि अगर आप ईसॉप्स नहीं लेते तो हायर सैलरी चार्ज करते एंड वो सैलरी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता, तो वैसे ही हम लोग ईसॉप्स को चार्ज कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर सैलरी मिल रही होती तो कुछ पैसा तो आता, तो उसी में से तो टैक्स देता ना इंसान। बट यहाँ पे तो अनरियलाइज्ड गेन है, यहाँ पे असली में कोई पैसा ही नहीं मिला और आप उठा के टैक्स कर रहे हो। तो ये ईसॉप के केस में एक्चुअली इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड हर बजट में लोग यही होप कर रहे होते हैं कि भाई ईसॉप्स के ऊपर जो अनरियलाइज्ड गेन वाला पोर्शन है उसके ऊपर टैक्स ना कटे, कोई अमेंडमेंट आ जाए।
बट ऐसा कुछ होता नहीं। अब इसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम शेयर्स तो आ गए एंड मार्केट वैल्यू अच्छी चल रही है इसकी, तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के इन शेयर्स को बेच दूंगा। सो फाइनली मैंने ये सोचा है कि अप्रैल 2023 में मैं इन शेयर्स को उठा के बेच दूंगा एंड उस टाइम पे एक्सपेक्टेड ये है कि शेयर की वैल्यू होगी 2500 रुपए एंड मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू जो उस टाइम ली गई थी डेट ऑफ एक्सरसाइज के दिन, विच वॉज 2000 रुपीज। सो 500 रुपीज पर शेयर का कैपिटल गेन हो जाएगा इंटू 300 शेयर्स विच इज 1,50,000 एंड LTCG के केस में पहले 1 लाख रुपए पे तो वैसे ही नहीं लगता, तो भाई रिमेनिंग 50,000 पे 10% विच कम्स आउट टू 5,000 इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 200 रुपीज है ना, आपने तो 200 रुपए दिए थे शेयर के लिए, तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 रुपीज क्यों ले रहे हो? अब इसका मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। तो मान लो कोई टैक्स नहीं लगा पीछे, सब कुछ क्लीन है, तो भाई 200 रुपीज का अगर मैंने लिया तो 2500 का बेचा तो 2300 रुपीज पर शेयर का मुझे फायदा हुआ। अब असली में क्या हुआ, जब ईसॉप को पहले टैक्स किया गया था तो आपने 2000 मार्केट वैल्यू मान के टैक्स कर दिया था, तो 200 से 2000 रुपीज तक की जो जर्नी है उसके ऊपर तो टैक्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ ना, तो रिमेनिंग कितना बचा 2500 माइनस 2000। अगर मैं यहाँ पे 200 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेता हूँ तो भाई फिर तो मुझे 2 बार टैक्स देना पड़ गया ना, जो 2000 तक की लिमिट है। तो इसीलिए कैपिटल गेन निकालते टाइम हम वो वैल्यू लेते हैं जो पीछे ली गई थी, क्योंकि भाई उतना तो ऑलरेडी कवर कर चुके हो आप। एंड यहाँ पे भी टोटल जो फायदा है वो 2300 का ही है, 1800 पर शेयर का मैं पहले दे चुका एंड अब 500 पर शेयर दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डबल टैक्सेशन हो रहा है, बस उसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक तो अनरियलाइज्ड गेन था, असली में कुछ पैसा मिला नहीं था और टैक्स देना पड़ रहा था। प्लस दूसरी बात ये थी कि भाई वो सैलरी हेड में टैक्स हो गया एंड सैलरी हेड तो स्लैब रेट के हिसाब से चलती है, तो भाई मुझे 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ गया। एंड वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो आता तो होपफुली 10% ही देना पड़ता। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कहने में तो बहुत ही आसान है बट कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। बात यह है कि जब आपने सैलरी हेड में टैक्स किया था तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स उस दिन की ली थी, डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन की। अब कहने को तो ये फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ही सिंपल लग रही है बट इसे केस टू केस देखा जाता है। अगर कंपनी का शेयर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो डेट ऑफ एक्सरसाइज के दिन जो उसकी ओपनिंग प्राइस थी एंड उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी उसका एवरेज लेना होता है। एंड अगर शेयर मोर देन 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो ये कंपेयर करा जाता है कि कहाँ पे कौन से स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, यानी कहाँ पे ज़्यादा खरीदा बेचा जाता है। तो उस शेयर मार्केट में उस दिन जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग थी उसका एवरेज लेना होगा। अब सर एक बात बताओ कि मान लो जिस दिन मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन ट्रेडिंग हुई ही नहीं, मान लो कोई गेजेटेड हॉलीडे है, तो फिर तो ऐसे केसेस में जब पिछले दिन ट्रेडिंग हुई होगी तो उस टाइम जो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा उस शेयर का वो बन जाती है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई हॉलीडे के केस में आप क्लोजिंग प्राइस लेते हो, सिर्फ आप एवरेज नहीं करते ओपनिंग क्लोजिंग का। और अगर शेयर लिस्टेड ही नहीं है फिर तो एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाता है जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालता है। तो मुझे तो खैर काफ़ी दुख हुआ था जब मुझे अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ गया था, बट आई होप मेरी इस दुख भरी कहानी से तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। बाकी मैं आपको मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।